हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे कुंडली में वैवाहिक सुख कैसे देखें। अगर मान लीजिए कोई पत्रिका आपके पास आती है तो वो देख कर के कैसे निकाला जाए कि भाई वैवाहिक जीवन जातक का बहुत अच्छा रहेगा या सामान्य रहेगा या बहुत ही खराब रहेगा, इसको कैसे देखा जा सकता है। देखिए कि इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से हम एक नंबर देने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसकी नंबरिंग की जाए कि हाँ, इतना अगर स्कोर आता है तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। तो इसको चलिए हम देखते हैं, 1 मिनट दीजिएगा बस। हुँ, तो वैवाहिक सुख कैसे देखें? मैरिज हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि विवाह सुख सूचकांक एक तरीके से कह लीजिए। ये वैसे ओरिजिनल आइडिया मेरा नहीं है, एक बहुत ही प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर है नितिन कश्यप सर, उन्होंने संतान पे किया था तो मैंने कहा कि लाओ इसको मैरिज पे लगा के देखें। हाँ, हालाँकि इसमें थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन भी है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले किस नियम को देखना है देखिए, भाई डेफ़िनेटली ज़ाहिर-सी बात है कि कुंडली में विवाह अगर हम देखते हैं तो हम सप्तम भाव से देखते हैं। तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव में आप स्थित ग्रह को देखिए, ठीक है? और इसका जो टोटल नंबर है, इसको हम 10 में से मार्किंग करेंगे कि उसमें कौन-सा पॉइंट है। जैसे मान लीजिए कि आपके जन्म कुंडली में सप्तम भाव में कोई आपके कुंडली का ट्राइन लॉर्ड यानी कि त्रिकोणाधिपति बैठा है। जैसे मान लीजिए ये कुंडली है आपकी और इस कुंडली में आपके यहाँ पर देखिए कि सप्तम भाव में कोई ग्रह है और वो जो भी ग्रह है, अगर वो मान लीजिए शुभ ग्रह है और वो मान लीजिए कि इसका स्वामी है या इसका स्वामी है या फिर वो नवम का स्वामी है, यानी कि 1, 5, 9 के स्वामी अगर मान लीजिए कि वो सप्तम में आकर के बैठे हैं, तो आप 10 में से 10 नंबर दे सकते हैं। ठीक है? जैसे एक उदाहरण के लिए हम बताएँ कि मान लीजिए आपका कन्या लगन है, तो उसमें जो शुक्र बनेगा, वो शुक्र आपका नवम का स्वामी बनेगा, तो अगर कन्या लगन में शुक्र सप्तम में बैठा होगा, तो 10 में से 10 अंक दिए जा सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए कि ये शुभ ग्रहों का बता रहे हैं कि सबसे पहले आप देखिए कि सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है, तो उस शुभ ग्रह को चेक कीजिए कि क्या वो कुंडली का त्रिकोणाधिपति है, तो 10 में से 10। यदि वो त्रिकोणाधिपति मतलब मान लीजिए कि वो जो ग्रह है वो 6, 8, 12 का स्वामी बन जाए, तब फिर जो 10 में से मार्क्स दिया जाएगा, वो 3 अंक दिया जाएगा। अब ये कैसे होगा? तो जैसे मान लीजिए मकर लगन में आपका गुरु बनता है। अब मान लीजिए मकर लगन होगा तो यहाँ पर गुरु की जो धनु राशि है, वो यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर गुरु मान लीजिए सप्तम भाव में बैठा है, तो यानी कि वो अच्छे भाव का स्वामी नहीं है, तो उसमें फिर 10 में से आपको 3 अंक दे देना है, ठीक है? तो ऐसे करके नोट कर लीजिए। अब इसमें आता है कि यदि मान लीजिए कोई ग्रह जो कि शुभ ग्रह है, वो 6, 8, 12 भाव का भी स्वामी बन जाएगा और मान लीजिए कि वो त्रिकोणाधिपति भी बन जाए, तब के केस में कैसे अंक दिया जाए? तो तब के केस में आप समझ लीजिए कि क्या करना है कि 7 अंक लगा देना है। जैसे मान लीजिए आपका कुंभ लगन है, एक बार कुंभ लगन अगर ड्रॉ हम करें तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कुंभ लगन आएगा, तो जो आपका मिथुन राशि है वो पंचम में पड़ जाएगी, तो जो बुध है वो त्रिकोणाधिपति बन जाएगा। लेकिन बुध की एक राशि 8वें भाव में पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए कोई शुभ ग्रह त्रिकोणाधिपति भी है और 6, 8, 12 भाव का भी स्वामी है, तो आप अगर वो सप्तम में बैठा है तो आप 7 अंक उसको दे सकते हैं। तो इसको इस तरीके से आपको करना है और फिर उसके बाद आपका आता है, हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर देखिए लिखा है सप्तम भाव में स्थित ग्रह और देखने वाले ग्रह दोनों को लेना है। यानी कि कोई ग्रह अगर बैठा है, कोई ग्रह देख रहा है तो दोनों के पॉइंट को काउंट किया जाएगा। अभी कैसे उसको काउंट करें उसको भी हम आपको बताते हैं। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यदि वह ना तो त्रिकोण का अधिपति है, ना 6, 8, 12 का स्वामी है, तब फिर 10 में से 5 अंक। मान लीजिए कि जैसे आपका वही मिथुन लगन में जो चंद्रमा बनता है वो दूसरे भाव का स्वामी बनता है। अब वो ना तो कोई त्रिकोणाधिपति बना, ना 6, 8, 12 का स्वामी बना। वो मान लीजिए कि सप्तम भाव में बैठ जाए, तो ऐसे केस में आप 10 में से 5 अंक लगा दीजिए कि ग्रह अगर ना प्राइम लॉर्ड है, ना 6, 8, 12 का स्वामी है, तो ऐसे केस में आप 10 में से 5 अंक दे देंगे। और इसी तरीके से देखने वाले ग्रहों का भी कीजिए कि मान लीजिए सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा नहीं है, लेकिन कोई शुभ ग्रह अगर सप्तम भाव को देख रहा है, तो वो अगर प्योर त्रिकोणाधिपति है तो 10 में से 10, 6, 8, 12 का स्वामी है तो 10 में से 3, ये हम आपको बता चुके हैं। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। यदि मान लीजिए आपको सप्तम भाव में कोई पापी ग्रह मिल जाता है,
तो सबसे पहले क्या देखना है कि क्या वो पापी ग्रह कोई त्रिकोण अधिपति तो नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका कर्क लगन में मंगल बनता है, या आपका वो तुला लगन में शनि बनता है। अगर मान लीजिए मंगल शनि या मंगल जैसा ग्रह आपको यहाँ मिलता है कर्क लगन में, सप्तम भाव में मिलता है मंगल जैसा ग्रह, तो उस केस में क्योंकि वो मंगल ट्राइन लॉर्ड बन जाएगा, तो उस केस में आप उस मंगल को 10 में से 7 अंक दे सकते हैं। अगर कोई पापी ग्रह जो कि सप्तम भाव में बैठा है, और वो मान लीजिए कि आपका 6, 8, 12 का स्वामी है, तो ऐसे केस में आप 10 में से सीधा-सीधा उसके अंक 0 लगा देंगे। ठीक है? 10 में से आपने उसको 0 कर दिया। अभी हम एक कुंडली के माध्यम से भी समझेंगे, लेकिन पहले आप नियम समझ लीजिए। तो 10 में से आप उसमें 0 अंक कर देंगे, और यदि मान लीजिए कोई पापी ग्रह जो कि त्रिकोण का स्वामी भी बन जाए, और वो अगर सप्तम भाव में बैठा है, जैसे आपका मिथुन लगन में शनि 8वें और 9वें दोनों का स्वामी बनता है, तो ऐसे केस में आप 10 में से 5 अंक दे देंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिए, बैठे ग्रह और देखने वाले ग्रह का समान अंक है। ठीक है? वैसे तो महत्ता में बैठे ग्रह की ज़्यादा महत्ता होती है, लेकिन अभी इसी पे चलते हैं। अभी हम बाकी इसमें क्या और मॉडिफिकेशन करना है, उस पे हम बाद में आएँगे। तो इस तरीके से आप देखें कि सप्तम भाव में कौन-सा ग्रह बैठा है। यदि कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो देखने वाले ग्रह को देखें, उस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यदि वो ग्रह ना तो त्रिकोणाधिपति है, ना 6, 8, 12 का स्वामी है, तब के केस में आप 10 में से 3 नंबर दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि वृषभ लगन में जो सूर्य है, वो सूर्य आपका ना तो कोई त्रिकोणाधिपति बनेगा, वो पंचम का स्वामी बनेगा, ना तो वो कोई 6, 8, 12 का स्वामी बनेगा। ऐसे केस में आप 10 में से 3 नंबर सप्तम भाव में अलॉट कर दीजिए। फिर उसके बाद यदि मान लीजिए सप्तम भाव में राहु केतु का प्रभाव है, यानी कि सप्तम में आपको राहु मिल जाए या केतु मिल जाए, तो भी 10 में से जो टोटल पॉइंट होंगे वो आपको 3 अलॉट करना होगा। अब इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है, देखिए, यदि कोई ग्रह नहीं बैठा है, ना कोई ग्रह देख रहा है, जैसे मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, ना कोई ग्रह देख रहा है, उस केस में आप सप्तम भाव में पड़ने वाली राशि को देखें। जैसे अगर मान लीजिए मिथुन लगन होगा, तो सप्तम भाव में गुरु की राशि पड़ेगी। तो अगर शुभ ग्रह की राशि सप्तम भाव में है, तो आप 10 में से 5 अंक दे दीजिए। और अगर मान लीजिए कि पापी ग्रह की राशि है, जैसे आपका वृषभ लगन में जो सप्तम भाव में राशि आएगी, वो मंगल की राशि आएगी, तो उस केस में आप वहाँ पर 0 अंक दे देंगे 10 में से। ये तब की स्थिति में है जब कोई ग्रह ना तो भाव को देख रहा है, ना कोई ग्रह भाव में बैठा है। इस केस में आप ऐसा कर सकते हैं। यदि 2 से ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव आ जाए, तो सभी के अंक जोड़ दें, और जितने ग्रह हों उस संख्या से भाग कर दें। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए कि किसी का शनि बैठा है सप्तम भाव में, ठीक है? कुंडली का वो एक तरीके से कह लीजिए कारक है, आपने 7 बिंदु अलॉट कर दिए, और उसको कोई शुभ ग्रह देख भी रहा है, वो भी मान लीजिए कि कारक है, सप्तम भाव को देख रहा है, आपने 10 बिंदु अलॉट कर दिए। तो ऐसे केस में क्या होगा कि 10 और 7 17 हो जाएगा, ठीक है? लेकिन हमारा जो टोटल पॉइंट था वो तो 10 ही था, तो उस केस में क्या करना है कि जितने ग्रहों का प्रभाव आ रहा है उसको आप उतने ही संख्या से भाग कर दें। जैसे हम यहाँ पे 2 ग्रह लिए, तो हम 17 को 2 से एक तरीके से डिवाइड कर देंगे, तो वही 16.5 करके आ जाएगा। वो 16 कह रहे हैं, आपका वही 8.5 करके आ जाएगा, और ये आपका 10 में से 8 अंक हो जाएगा। तो ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव है, जैसे मान लीजिए 3 ग्रहों का प्रभाव आ जाए, तो आप उसको 3 से भाग कर दीजिए, जो टोटल योग आएगा, क्योंकि अंक जो है हमको 10 में से ही देना है। साथ में ग्रह के बलाबल पे भी ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कुंडली में कारक ग्रह बैठा हो, त्रिकोणाधिपति बैठा हो, लेकिन वो त्रिकोणाधिपति मान लीजिए नीच का है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर नीच का होगा, तो यहाँ पर जो हम 10 में से 10 अंक दे रहे हैं, वो 10 में से 10 अंक नहीं देंगे। तो 10 में से कुछ हम 6 कर देंगे, 7 कर देंगे, तो थोड़ा-सा मतलब उसमें अपना बुद्धि भी लगाइएगा कि भाई ग्रह बली है, कि कमज़ोर है, शत्रु राशि का तो नहीं है, तो थोड़ा-सा उस हिसाब से अंक में मॉडिफ़िकेशन हो सकता है। इसको एक चलिए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पत्रिका है। इसमें देखिए कि यहाँ सबसे पहले हमने सप्तम भाव में देखा कौन से ग्रह हैं, तो यहाँ पर हमको मिलता है कि शनि है। अब शनि कौन है? तो इस कुंडली में शनि आपका दूसरे का और तीसरे का स्वामी बनता है। यानी कि ना तो शनि हमारा कोई त्रिकोणाधिपति बना, यानी कि ना तो नवम पंचम का स्वामी बना, ना 6, 8, 12 भाव का स्वामी बना। तो उस केस में क्या हमने नियम बताया था कि यदि मान लीजिए पापी ग्रह बैठा हो, कोई भी पापी ग्रह बैठा हो, और ना वो त्रिकोणाधिपति है, ना 6, 8, 12 का स्वामी है, तो उस केस में हम उसको 10 में से 3 बिंदु अलॉट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 10 में से 3 बिंदु लगा दिया। फिर उसके बाद आपका आता है कि और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो और किसी का ग्रह का सप्तम भाव में प्रभाव नहीं है,
फिर देख कौन रहा है, तो हाँ सप्तम भाव को हमको दिखता है कि जो गुरु यहाँ पर बैठा है तीसरे भाव में, उसकी दृष्टि पड़ रही है एक तरीके से सेवंथ हाउस में। तो इस केस में आप क्या करें, ये गुरु कौन है, तो गुरु भाई एक तरीके से लगन का स्वामी है, यानी कि वो त्रिकोणाधिपति बन गया। और क्योंकि वो सप्तम भाव को देख रहा है, अब यहाँ पर देखिए कि कोई शुभ ग्रह अगर सप्तम भाव पे प्रभाव बनाए, वो त्रिकोणाधिपति हो, तो 10 में से 10 नंबर अलॉट किया जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो गुरु है, ये देखिए कि ये एक तरीके से तीसरे भाव में गया, शनि की राशि में है, अश्मेश के साथ है, इस वजह से 10 में से 10 हम नहीं देंगे, 10 में से 7 कर देंगे। तो वही थोड़ा मॉडिफिकेशन आपको खुद से भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सप्तम भाव में ऊपर शनि की वजह से 3 दे दिया, और गुरु क्योंकि त्रिकोण अधिपति था वो देख रहा है, तो यहाँ पर हमने इसमें 10 में से 7 दे दिया। फिर इसके बाद अब इन दोनों को जोड़ दिया, तो 7 3 10 आया। और क्योंकि दो ग्रहों का हमें प्रभाव मिला, तो हमने 10 को 2 से भाग कर दिया। ये ध्यान रखिएगा कि जितने ग्रह का प्रभाव मिले, आपको उतनी ही संख्या से अंत में भाग कर देना है, क्योंकि टोटल जो हम निकाल रहे हैं वो 10 ही में से निकाल रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो हमारा अगर ये जो 10 आया, इसको हम 2 से भाग कर दिए, तो अब टोटल जो सप्तम भाव ने अंक प्राप्त किए, वो 10 में से 5 अंक अलॉट हो गए सप्तम भाव को। इसी तरीके से अब दूसरा नियम है, दूसरे नियम में भाई जन्म कुंडली के सप्तमेश की स्थिति देखिए कि सप्तमेश के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, उसको कौन सा ग्रह देख रहा है, और सप्तमेश के बलाबल पर भी ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई सप्तमेश के साथ यदि कोई त्रिकोण अधिपति बैठा है, अभी हम आपको समझा चुके हैं त्रिकोण अधिपति क्या होता है। एक 5 9 के स्वामी कोई सप्तमेश के साथ आपके बैठा है, तो उस केस में 5 में से आप उसको 5 अंक दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कन्या लगन है, और उसमें गुरु के साथ आपका शुक्र बैठ जाए, तो उस केस में 5 में से 5 अंक दिया जा सकता है, या गुरु के साथ बुध बैठ जाए, तो वो यदि शुभ ग्रह बैठा हो तो 5 में से 5। 6 8 12 का स्वामी यदि आपके सप्तमेश के साथ बैठा है, तो 5 में से आपको 1.5 अंक देना है। और यदि मान लीजिए कि वो 6 8 12 का स्वामी त्रिकोण अधिपति भी बन जाए, तो 3.5 देना है। ये मैं समझा चुका हूँ, इसलिए फिर इस पे हम टाइम नहीं लेंगे। वही जो ऊपर मैंने आपको समझाया था कि शुभ ग्रह कब त्रिकोण अधिपति बन जाएगा, कब त्रिकोण अधिपति के साथ साथ 6 8 12 का स्वामी बन जाएगा, उसी तरह है, कोई इसमें बस खाली अंक में बदलाव किए गए हैं। तो सप्तमेश के साथ देखिए कि कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सा ग्रह सप्तमेश को देख रहा है, और उस हिसाब से आकलन करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद यदि मान लीजिए कि कोई ग्रह जो सप्तमेश के साथ बैठा है, वो मान लीजिए कि आपका ना तो 6 8 12 का स्वामी है, ना कोई त्रिकोण अधिपति है। जैसे आप मान लीजिए कि वृषभ लगन में सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य के साथ एक तरीके से नहीं, सॉरी, सूर्य मैंने ले लिया गलती से। आप मिथुन लगन में मान लीजिए चंद्र है, वो दूसरे भाव का स्वामी बनता है। तो यदि वो मान लीजिए कि सप्तमेश के साथ, यानी कि सप्तमेश गुरु के साथ बैठ जाएगा, मिथुन लगन में सप्तमेश आपका गुरु बनेगा, तो उस केस में हम उसको 2.5 अंक अलॉट कर देंगे 5 में से। तो सेम नियम है, कोई इसमें कुछ ऐसा समझाने वाली बात नहीं है। फिर यदि मान लीजिए आपके सप्तमेश के साथ पापी ग्रह बैठा हो, यहाँ पर हमने शुभ ग्रह को लिया है कि सप्तमेश के साथ यदि शुभ ग्रह था। अब मान लीजिए सप्तमेश के साथ कोई पापी ग्रह है और वो त्रिकोणाधिपति बन जाए, यानी कि कोई ट्राइन लॉर्ड जो कि पापी ग्रह है आपके सप्तमेश के साथ बैठा है, तो 5 में से 3.5 अंक। 6 8 12 का स्वामी है और पापी ग्रह भी है, जैसे मान लीजिए कि आपका कन्या लगन में मंगल बनता है। अब वो मंगल भाई आपका कन्या लगन में एक तरीके से तीसरे का स्वामी बनता है, 8वें का स्वामी बनता है। और वो यदि मान लीजिए कन्या लगन में गुरु बनेगा सप्तम में, इस गुरु के साथ मंगल बैठा है, तो सीधा 0 में से 5 में से 0 अंक। और यदि मान लीजिए कि कोई ग्रह जो त्रिकोण अधिपति भी है, 6 8 12 भाव का भी स्वामी है, और वो पापी ग्रह है, तो 5 में से 2 अंक आप दे देंगे, यदि आपके सप्तमेश के साथ वो ग्रह बैठा हो तो। ये नियम हम सप्तमेश पे अप्लाई कर रहे हैं, या सप्तमेश को मान लीजिए देख रहा हो। और यदि मान लीजिए कि जो ग्रह आपके सप्तमेश के साथ बैठा है या सप्तमेश को देख रहा है, वो ना तो त्रिकोणाधिपति है, ना 6 8 12 का स्वामी है, तब के केस में आप उसको 5 में से 1.5 बिंदु अलॉट कर देंगे। और यदि मान लीजिए सप्तमेश के साथ राहु केतु हो, तो 5 में से 1.5, वो भी 1.5 बिंदु अलॉट किया जाएगा। अब सप्तमेश का बलाबल भी आता है, कि जैसे मान लीजिए आपका सप्तमेश जो है वो उच्च का बैठा है, तो उस केस में 5 में से 5 अंक। मित्र राशि का बैठा है तो 4, सम का है तो 2.5, और आपका शत्रु राशि का है तो 1, नीच का है तो 0।
अब यहाँ पर तो ये राशि के आधार पर बलाबल दिया हुआ है, लेकिन बाकी बलों का भी ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कि वो एक तरीके से शत्रु राशि का तो बैठा है, लेकिन उसको दिग्बल मिला हुआ है, या वो ग्रह मान लीजिए कि नीच का है लेकिन वक्री है, तो उसमें थोड़ी बलों में बढ़ोतरी हो जाती है। तो कुछ थोड़ा सा जैसे अपने से भी मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा। एकदम ये ऐसा नहीं कि ये नियम बता रहे तो यही अकाट्य हो गया। ठीक है, हम सारी चीजों को तो शामिल इसमें नहीं कर सकते, तो वही चीज है कि सप्तमेश को के बल को भी देखना है। अब इसमें देखते हैं हम कि सप्तमेश की स्थिति क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या सप्तमेश के साथ कोई ग्रह बैठा है। तो हमको मिलता है कि नहीं, यहाँ पे सप्तमेश बुध बना है, इसके साथ कोई ग्रह नहीं बैठा है। कौन इसको देख रहा है, तो इस पे दृष्टि की बात करें तो इस पे गुरु की दृष्टि और आएगी, वो भी नवम दृष्टि आएगी। गुरु कौन, तो गुरु एक तरीके से शुभ ग्रह हो गया। तो इस केस में कितने नंबर हम देंगे, यदि मान लीजिए कोई शुभ ग्रह और त्रिकोणाधिपति है, तो यहाँ पर हम 5 में से 5 अंक दे देंगे। अब लेकिन वही बात है ना कि ये गुरु क्योंकि भाई अपनी कुंभ राशि में है, तीसरे भाव में है, तो वो उतना एक तरीके से थोड़ा उसके पास बल कम है, तो उस केस में 5 में से 4 हमने अलॉट कर दिया गुरु को। ठीक है। अब सप्तमेश बुध का बल देखते हैं, तो बुध यहाँ पर देखिए कि भाई वो मित्र राशि का बैठा है। तुला राशि में अगर बुध बैठा है, तो वो तुला शुक्र जो होता है वो बुध का मित्र होता है। तो इस केस में अगर मित्र राशि का बैठा है सप्तमेश, तो 5 में से 4 अंक यहाँ पर अलॉट हो गए। टोटल जो इसको हमने जोड़ लिया, तो यहाँ पर 10 में से 8 आ जाएगा। यदि मान लीजिए इसके साथ कोई ग्रह बैठा होता तो उसके भी अंक को लेते, बस तब 2 का प्रभाव हो जाता, तो उस केस में हम 2 से भाग कर देते। ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा यदि ज्यादा जितने ग्रह ज्यादा ज्यादा ग्रहों का प्रभाव आ जाए, उतनी संख्या से आपको भाग दे देना है। क्योंकि टोटल जो है इसमें ये 5 ही अंक में से आपको अलॉट करना है। वरना अगर सभी ग्रहों को आप लेंगे तो ये पता चले 5 में से 15 नंबर हो जाए, तो वैसा नहीं करना है। अब लेकिन इसको करने की वजह से जो ग्लिच आएगा, इसको हम आखिरी में मॉडिफिकेशन करेंगे कि बाकी चीजें और कैसे देखें कि 2 से ज्यादा ग्रह का प्रभाव हो। तो उसमें उसमें हम यहाँ भाई भाग तो कर रहे हैं, लेकिन उसका फलित में कोई तो अंतर आएगा ना। तो इसको हम अंतिम में कुछ और नियम लगा करके इसको सॉल्व कर देंगे। आप इसको देखते रहिए, अभी जितना बता रहे हैं सिर्फ वैसे लाइन से चलते रहिए। तो ये हो गया, हमने सप्तमेश की बात कर ली। फिर कारक शुक्र, विवाह का जो कारक होता है वो शुक्र होता है। और इसमें वैसे बड़ा विवाद आएगा कि स्त्री के लिए कारक गुरु को देखना चाहिए या फिर मंगल को लेना चाहिए। तो देखिए, मतलब हम एक उसमें बताते हैं कि अगर जैसे कहीं कोई बता रहा था, नाम नहीं ध्यान है, कि पहले के जमाने में क्या होता था कि जब ये लिखा गया था कि पति का कारक गुरु होता है, उस केस में जैसे महिलाएं थोड़ा कम काम करती थी, बाहर नहीं निकलती थी, वो हाउस वाइफ वाला ज्यादा वो रहता था। तो भाई एक उनको चाहिए होता था कि कोई उनका खर्चा चलाए। लेकिन आज का जो युग है वो बदल रहा है, महिलाएं भी अपने काम पे जाती हैं। तो यदि फीमेल भी वर्कोहॉलिक है, तो उस केस में गुरु को लेना वो कारक के रूप में उतना मेरे को जस्टिफिकेबल नहीं लगता है। हाँ, मंगल को आप एक तरीके से स्त्री के केस में कारक को ले सकते हैं, लेकिन शुक्र को हमेशा आप विवाह के कारक के रूप में देखेंगे, क्योंकि जो अल्टीमेट जो एक तरीके से विवाह का जो रोमांस हो गया, या उस तरीके से उसमें जो एक स्पार्कनेस होती है विवाह में, उसका कारक शुक्र ही होता है। तो कारक शुक्र को देखें और शुक्र के साथ बैठे, और देखने वाले ग्रह को देखें और साथ में शुक्र का बलाबल देखें। अगेन फिर से वही नियम है, कोई त्रिकोण अधिपति बैठ जाए शुक्र के साथ तो 5 में से 5, यदि वो शुभ ग्रह हो तो। और यदि वो शुभ ग्रह है लेकिन वो 6 8 12 का स्वामी है, तो 5 में से 1.5। यदि वो ग्रह त्रिकोण का स्वामी भी बन जाए, 6 8 12 का भी स्वामी बन जाए, तो आपका 3.5। और यदि वो ग्रह ना त्रिकोणाधिपति ना 6 8 12 का स्वामी है, तब फिर 2.5। ठीक है, ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। फिर स्त्री की कुंडली हो तो शुक्र के साथ साथ आप मंगल का भी विचार कर लें। उस केस में आप एक तरीके से जो 5 में से आप शुक्र को भी पॉइंट दे, और 5 में से आप मंगल को भी पॉइंट दे। और अगर ऐसी कुंडली है जिसमें ये स्त्री घर पे रहती है, वर्कोहॉलिक नहीं है, तो गुरु को भी ले लें। तो उस केस में 5 में से गुरु को भी पॉइंट दिया जाएगा। और जो भी पॉइंट आएगा उसमें फिर अंत में क्या होगा कि आप उसको 3 से भाग कर देंगे। यदि 3 कारक ले रहे हैं तो 2 कारक ले रहे हैं, सिर्फ शुक्र मंगल को लिया है तो 2 से भाग कर दीजिएगा। फिर यदि मान लीजिए शुक्र के साथ कोई पापी ग्रह बैठा हो, वो त्रिकोण अधिपति बन जाए, तो 5 में से 3.5। और 6 8 12 का स्वामी बन जाए वो पापी ग्रह, तो 5 में से 0। वही सेम नियम है ऊपर जैसे, आप इसको देख करके लगा लीजिएगा। और वो पापी ग्रह यदि 6 8 12 का भी स्वामी बने, त्रिकोण का भी स्वामी बने, तो 2। और उसी तरीके से नीचे लिखा हुआ है कि ना ट्राइन लॉर्ड है ना 6 8 12 का स्वामी है, तो 1.5 नंबर इसको दिए जाएंगे। और राहु केतु हो
आपके शुक्र के साथ या कारक गुरु के साथ अगर स्त्री की कुंडली है, तो उस केस में 5 में से डेढ़ उसको नंबर अलॉट किया जाएगा। अब आता है बलाबल कि भाई जो शुक्र है उसका बलाबल कितना है। तो अगर मान लीजिए शुक्र आपका उच्च का है, स्वक्षेत्री है, अपनी राशि का है, उच्च का है, तो उस केस में 5 में से 5 अंक उसको दिए जाएंगे। मित्र राशि का है तो 5 में से 4, सम का है तो 2.5, शत्रु का है तो 1, और नीच का अगर शुक्र बैठा है तो 5 में से 0। बाकी बल भी देखिएगा कि अगर मान लीजिए जैसे हम इसमें कहते रहे कि शुक्र मित्र राशि का है, लेकिन करीब करीब शुक्र हमेशा सूर्य के साथ रहता है, तो बहुत ज्यादा अस्त हो जाए तो ये जो हम मित्र राशि के होने की वजह से 4 अंक दे रहे हैं, उस 4 की जगह पे हम वो अंक जो है वो 2.5 कर देंगे या 3 कर देंगे, क्योंकि वो शुक्र अस्त भी हो गया है। तो थोड़ा सा मतलब इसमें अपना भी बुद्धि से तारतम्य कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये होगा, जरूरी नहीं कि यही अंक अलॉट किए जाए, आप उसमें थोड़ा बहुत अपने से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बस ये मत कर दीजिएगा कि 5 में से आपने 10 लगा दिया, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि शुक्र की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं शुक्र के साथ सूर्य बैठा है, तो सूर्य इस कुंडली में कौन बना। भाई सूर्य एक पापी ग्रह है, और इस कुंडली में वो सूर्य नवम का स्वामी है, तो यानी कि त्रिकोणाधिपति है। अब पापी ग्रह यदि त्रिकोणाधिपति बन जाए, तो हमने यहाँ पर देखिए कितने बिंदु दिए थे, तो 5 में से 3.5 दिए थे, तो हमने शुक्र के उसमें शुक्र के साथ सूर्य के बैठने से 5 में से 3.5 दे दिया। फिर शुक्र के साथ आपका मंगल भी है। मंगल इस कुंडली में भाई एक तरीके से त्रिकोण अधिपति भी है, और 6, 8, 12 का भी स्वामी है। जैसे देखिए कि यहाँ पर जो मंगल बना इस कुंडली में, वो आपका 12th का भी स्वामी है और आपका पंचम का भी स्वामी है। तो यदि मान लीजिए दोनों अगर बन जाए कि भाई कोई ग्रह पापी हो, ट्राइन लॉर्ड भी बन जाए और 6, 8, 12 का स्वामी, तो उस केस में क्या कहते हैं, हम यहाँ पर देखिए 5 में से 2 बिंदु अलॉट किए थे, तो यहाँ पर 5 में से 2 को हमने अलॉटमेंट दे दिया। अब टोटल जो आया वो अगर हम साढ़े तीन और 2 को जोड़े तो ये 5 आया, और इसमें टोटल आया 10 में से 5.5। लेकिन लेकिन जो इसको अलॉटमेंट थी, जो इसके ग्रह के साथ बैठने का जो टोटल नंबर था वो 5 था, इसलिए क्योंकि 2 ग्रहों का प्रभाव है, तो हमने 2 से उसको भाग कर दिया, 5.5 को 2 से भाग कर दिया, तो 2.7 आ गया। तो टोटल जो हमारे पास अंक आया 5 में से शुक्र के साथ बैठे ग्रहों का प्रभाव अगर हम ले रहे हैं, तो वो आया भाई 5 में से 2.7 आपको प्राप्त हो गया। तो इसको हमने नोट कर लिया। फिर उसके बाद आपका शुक्र का बलाबल अगर हमको देखना है, तो देखते हैं शुक्र किस राशि में बैठा है। तो यहाँ पर देखिए कि शुक्र कन्या राशि में बैठा है, जो कि नीच का हो गया है, अपने दिग्बल से भी दूर है, ठीक है। जैसे शुक्र को दिग्बल यहाँ मिलता है, शुक्र यहाँ पर बैठा है, वो भी 2 पापी ग्रहों के साथ बैठा है, सूर्य से थोड़ा बहुत अस्त भी होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पर बलाबल के रूप में तो शुक्र काफी एक तरीके से कमजोर हो गया। हालांकि इसका लाभेश से परिवर्तन हो गया है, तो भाई वो पैसे के लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर विवाह के बारे में उस तरीके से बात करें, तो उसमें वो बलाबल के रूप में उसको बहुत अच्छा एक तरीके से बिंदु नहीं मिला है, तो 5 में से यहाँ पर शुक्र के बलाबल में 0 अंक दे दिया जाएगा। तो जो कारक शुक्र का बल आया, और इसमें शुक्र को क्यों लिया, क्योंकि ये पुरुष की कुंडली है, इसलिए सिर्फ हमने शुक्र को देखा है। स्त्री की हो तो आप उसमें मंगल और गुरु को भी काउंट कर सकते हैं। तो टोटल इसमें आया आपका 10 में से 2.7 पॉइंट आ गए। अब हम्म ये थोड़ा-सा हम अपना प्रचार कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि किसी को ज्योतिष सीखना हो तो वो हमें जॉइन कर सकता है। इन नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकता है। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वीकली हमारी क्लासेस होती हैं। 2 कोर्स हमारे चल रहे हैं, बेसिक के और एडवांस के। तो यदि आप सीखने के इच्छुक हैं तो आप जॉइन कर सकते हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आता है जो चौथा नियम है, वो है लग्नेश सप्तमेश की परस्पर स्थिति व भावगत स्थिति। अब ये क्या है भाई, देखिए कि इसको हम आपको थोड़ा समझाते हैं। सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए इसमें हमको चेक क्या करना है, ये क्या है। ऐसे भाई म्यूचुअल संबंध भी तो देखा जाता है कि लग्नेश सप्तमेश आपस में कैसे बैठे हैं, आप दोनों में कितनी बनती है, किसका डोमिनेंस है, इसको भी एक तरीके से, इससे भी वैवाहिक जीवन में कई बार बहुत ज्यादा एक तरीके से दिक्कत आ जाती है। या अगर मान लीजिए कि कुछ वैवाहिक जीवन में दिक्कत भी है, लेकिन आप दोनों का म्यूचुअल संबंध अच्छा है, आपस में एक तरीके से प्रगाढ़ता है, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, म्यूचुअल संबंध अच्छा है, तो उस केस में कितनी भी दिक्कत आए, कितनी भी परेशानी है, वैवाहिक जीवन चलता रहता है। तो इसकी भी बहुत महत्ता है। इसमें हमको चेक क्या करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लग्नेश जो भी आपका बना कुंडली का, वो सप्तम भाव से कैसी स्थिति में है।
ठीक है। उस केस में यदि मान लीजिए कि आपका लग्नेश सप्तम भाव से अच्छी स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो वहां पर 2.5 में से 2.5 अंक आप दे देंगे। और फिर आपको उसको लग्नेश को सप्तमेश से देखना होगा कि आपका लग्नेश सप्तम भाव से कहा गया और सप्तमेश से कहा गया। और फिर दूसरा जो हमको देखना है, सप्तमेश को देखना है कि सप्तमेश लगन से कहा गया और लग्नेश से कहा गया। अब इसमें एक तरीके से कई केस बनेंगे, तो हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए कि एक मिनट, हाँ, तीन तरह के केस बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका बुध का लगन है या गुरु का लगन है। जैसे मिथुन लगन बनेगा तो उसमें सप्तमेश आपका गुरु बनेगा, धनु राशि सप्तम में आएगी। और अगर मान लीजिए कि आपका गुरु का लगन है तो उसमें सप्तम भाव में बुध की राशि आएगी, यानी कि गुरु बुध के लग्नों में, 4 लग्नों में दोनों जो है वो शुभ ग्रह बन जाएंगे। अब अगर दोनों ग्रह शुभ ग्रह बन जाते हैं तो उस केस में यहाँ पर देखिए कि हमने टेबल लगाई है कि हमको चाहिए कि वो भाव भावेश से पहले में बैठ जाए, 5वें में बैठ जाए, केंद्र त्रिकोण में बैठे। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हम यहाँ पर जो चेक करने को आपसे कह रहे हैं कि लग्नेश की सप्तम भाव से स्थिति देखिए, तो वो जो लग्नेश बना, मान लीजिए कि वो एक शुभ ग्रह बन जाता है, तो उस केस में हम चाहेंगे कि वो अगर वो लग्नेश है, वो सप्तम में ही बैठ जाए। जैसे मान लीजिए मिथुन लगन है और सप्तम में ही बुध बैठा है, तो ये अच्छा है। सप्तम भाव से वो लग्नेश पंचम चला जाए, ठीक है, नवम चला जाए, चौथे चला जाए, 7वें चला जाए, 10वें चला जाए, तो उस केस में 2.5 में से 2.5 मिल जाएगा। और यही चीज आपको सप्तमेश से भी देखनी है कि जो लग्नेश है, जो कि शुभ ग्रह बना, वो सप्तमेश से कहाँ पर गया। और अगर मान लीजिए 2 12 बैठ जाए तो वो 2.5 में से आप 1 अंक लॉट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि 2 12 किसी भाव से बैठना मध्यम का दिखाता है यदि वो शुभ ग्रह बन जाए। और तीसरे छठे आठवें बैठ जाए, मान लीजिए कि वो भाव से या भावेश से, दोनों को काउंट कीजिएगा कि इसमें जो भी ग्रह आपको ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए लग्नेश का विचार हम सप्तम सप्तमेश से कर रहे हैं और वो लग्नेश शुभ ग्रह है, तो हमको चाहिए कि भाई वो उससे केंद्र त्रिकोण में बैठे, तो वो अच्छा है। और यही मान लीजिए कि आ, आ, वो दूसरे बार में बैठ जाए तो पॉइंट आपका मध्यम मिल जाएगा, यानी कि 2.5 में से 1 अंक दे दीजिए। और अगर तीसरे छठे आठवें में बैठ जाए तो फिर वो आप 0 कर दीजिए। तो एक केस तो बना कि दोनों शुभ ग्रह है। अब बनता है दोनों पापी ग्रह बने। ये बन जाएगा आपका वही शनि के लगन में और आपका सूर्य के लगन में। जैसे मान लीजिए आपका सिंह लगन है तो सप्तमेश आपका शनि बनेगा और जो लग्नेश है वो सूर्य बनेगा, दोनों एक तरीके से पापी हो। तो पापी ग्रह के केस में हमको चाहिए कि भाई वो भाव भावेश से तीसरे छठे 10वें 11वें जाए। जैसे मान लीजिए कि सिंह लगन है, तो हमको चाहिए होगा कि शनि जो है वो लगन से तीसरे छठे 10वें 11वें बैठे, तो 2.5 में से 2.5 अंक। लग्नेश से भी तीसरे छठे 10वें बैठे तो 2.5 में से 2.5 अंक। यदि मान लीजिए कि आपका शनि है, सिंह लगन है, वो लगन में ही आकर के बैठे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि भाई एक क्रूर ग्रह जो कि आपका सप्तमेश बना, वो आपको आकर के परेशानी दे रहा है, पीड़ित कर रहा है। ठीक है, क्रूर ग्रह को नहीं चाहिए कि वो हमारे साथ आके बैठे, वरना आप परेशान हो जाओगे। शुभ ग्रह हो तो उसको हमने केंद्र त्रिकोण में बैठाया, उसको अच्छा किया। लेकिन अगर सप्तमेश ही पापी ग्रह बन जाए तो भाई वो मुझसे तीसरे बैठे, छठे बैठे, 11वें बैठे, उपचय भाव में बैठे, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो पापी ग्रह के केस में, और इसी तरह आप लग्नेश को भी लीजिएगा कि यदि सिंह लगन है तो सूर्य हमको चाहिए कि वो सप्तम भाव से तीसरे छठे 10वें 11वें बैठ जाए, और आपका सप्तमेश जो शनि बना उससे भी तीसरे छठे 10वें 11वें बैठ जाए। और अगर 1 5 9 में बैठता है, यानी कि मान लीजिए वो सूर्य है जाकर के सप्तम में बैठ जाए, तो वो उतना अच्छा नहीं है। या फिर वो सप्तम से चौथे 7वें 8वें दूसरे 12वें बैठे, तो वो अच्छा नहीं है, वो 2.5 में से पॉइंट आप 0 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे। और तीसरा जो है, एक पापी हो एक शुभ ग्रह हो, ये शुक्र के लगन में होगा और मंगल के लगन में होगा। जैसे मान लीजिए मेष लगन है, मंगल तो है, वो जो वो बनेगा वो आपका एक तरीके से पापी ग्रह बनेगा, लेकिन जो शुक्र है वो तो शुभ ग्रह बना। तो इस केस में हमको चाहिए कि जो मंगल की स्थिति है वो सप्तम भाव और सप्तम शुक्र से तीसरे छठे 10वें 11वें हो जाए। और जो शुक्र की स्थिति है वो लगन से आपका, क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह बना, तो उस केस में हमको चाहिए कि भाई वो लगन में आकर के बैठ जाए। एक का मतलब होता है कि उसी भाव में लगन में आकर के बैठ जाए, पंचम में चला जाए, नवम में चला जाए, यानी कि केंद्र त्रिकोण में बैठे, 11वें में बैठे, तो वो शुक्र को 2.5 में से 2.5 मिल जाएगा। और मान लीजिए कि वो शुक्र लगन से, लग्नेश से तीसरे छठे 8वें बैठ जाए, तो फिर वो अंक 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन ही केस बनेगा। इस तीन केस को कैसे देखना है ये मैंने आपको बता दिया। एक उदाहरण लेकर के इसको समझाते हैं। देखिए वही उदाहरण है। जैसे देखिए कि इसमें लग्नेश की सप्तम भाव से स्थिति सबसे पहले हमको देखना है कि भाई लग्नेश जो बना इस कुंडली का वो सप्तम भाव से कहा गया।
अब देखते हैं कि लग्नेश कौन, तो लग्नेश आपका गुरु, गुरु एक शुभ ग्रह होता है। तो हमको इसको देखना है कि सप्तम भाव से कहा गया है, तो अगर हम यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नवम भाव में गुरु आ गया सप्तम भाव से। तो एक शुभ ग्रह का किसी भी भाव से केंद्र त्रिकोण में जाना अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमने 2.5 में से इसको 2.5 अंक दे दिया। ठीक है, ये जो लग्नेश की सप्तम भाव से स्थिति अच्छी है, तो 2.5 में से 2.5 अंक दे दिया। फिर लग्नेश की सप्तमेश से स्थिति को देखना है हमको कि भाई जो सप्तमेश बना उससे कहाँ है। सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि भाव से अच्छा हो जाए, जो भावेश है, जो कि सप्तमेश आपका बुध बनेगा, उससे भी लग्नेश का अच्छा होना जरूरी है। तो बुध से ये लग्नेश आपका 5वें गया है। अगर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 भावात भाव नियम से, तो ये पंचम चला जाएगा। तो उस केस में भाई शुभ ग्रह है, तो वो भाई पंचम जाना बहुत अच्छा है, केंद्र त्रिकोण में जाए। तो यहाँ पर भी 2.5 में से 2.5 अंक हमने अलॉट कर दिए लग्नेश की सप्तमेश से स्थिति को देखते हुए। अब नीचे चलते हैं। इसी तरीके से हमको सप्तमेश को भी देखना है कि सप्तमेश की स्थिति क्या है। तो हम देखते हैं कि भाई सप्तमेश कौन बना। सप्तमेश की सबसे पहले लगन से स्थिति, तो सप्तमेश आपका बनता है बुध, और बुध एक शुभ ग्रह है। तो शुभ ग्रह को देखिए कि हमने लिया था कि वो अगर 1 5 9 में जाए, 4 7 10 या 11वें में चला जाए तो अच्छा है। तो ये बुध आपका लगन से 11वें बैठा है, तो ये भाई बहुत अच्छा है। अ, ये जो बुध है लगन से 11वें बैठा है, तो ये बहुत अच्छा है। 2.5 में से 2.5 पॉइंट मिल गए। और अगर ये लग्नेश से इसको देखें, यानी कि लग्नेश ये गुरु है, इससे भी ये बुध एक तरीके से आपका नवम गया है, तो ये भी बहुत अच्छा है। शुभ ग्रह का नवम में जाना बहुत अच्छा है। तो यहाँ भी 2.5 में से 2.5 पॉइंट अलॉट हो गए। तो इस केस में क्या होगा कि एक तरीके से सारे लग्नेश सप्तमेश सबके जो है म्यूचुअल संबंध बहुत अच्छे हैं। तो टोटल जो है, क्योंकि सबने यहाँ पे बिंदु अलॉट कर दिया, तो 10 में से 10 मिल जाएगा। अभी मान लीजिए कि यही बुध पापी ग्रह होता और वो यहाँ पे बैठा होता, तो ये क्योंकि लग्नेश जुपिटर से ये आपका नवम आ गया बुध, और पापी ग्रह का नवम जाना अच्छा नहीं होता है। तो उस केस में अगर मान लीजिए कि ये बुध की जगह मान लीजिए शनि होता, तो उस केस में सप्तमेश की जो यहाँ पर ये लिखा है ना, ये यहाँ पर लग्नेश है, ये लगन लिख दिया है, इसको लग्नेश समझ लीजिएगा कि लग्नेश की स्थिति यहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखिएगा कि ग्रह पापी है या ग्रह शुभ है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, ये जो 10 अंक मिला, इसका मतलब है कि इस कुंडली में जो म्यूचुअल संबंध है आपके और आपके वाइफ के बीच में, वो बहुत प्रगाढ़ है। वैवाहिक जीवन में चाहे कितनी भी दिक्कत आ जाए, लेकिन आप दोनों का संबंध ऐसा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही मतलब एक तरीके से वो जो होता नहीं है कि बहुत ही क्लोज्ड है और आपस में जुड़े हुए हैं, उसकी वजह से वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं दिखती है। आप दोनों खुद मिलकर के अपने वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानी आएगी उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर ये इसको 0 आ जाए, तो उस केस में ये रहता है कि भाई हस्बैंड वाइफ में ज्यादा बन नहीं रही है, या फिर मान लीजिए कि जैसे आपका सप्तमेश पापी ग्रह होकर के आपके लगन लग्नेश से संबंध बना ले, तो वो आपको पीड़ित कर रहा है। या मान लीजिए आप स्वयं पापी ग्रह होकर के अपने सप्तम सप्तमेश से संबंध बना ले, तो आप ही वो कॉज है जो अपने वैवाहिक जीवन में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसका मतलब जो फलित वाला पार्ट है, वो हम आपको बता रहे हैं कि फलित इसका इसको कैसे देखें। तो यहाँ पर आया 10 में से 10। अब हमको इसको टोटल करना है कि भाई जो ऊपर से हमने देखा कि उसका टोटल क्या होगा। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर देखी कि निकाला था, आपका लग्नेश को निकाला था। ठीक है, वो सप्तम भाव को निकाला था कि सप्तम भाव के ग्रहों को देखते हुए यहाँ पर 10 में से 5 अंक दिए थे। तो वही चीज यहाँ पर जो हमने सब अभी आपके सामने किया है, उसी का हमको यहाँ पर टोटल करना है। तो सबसे पहले हमने सप्तम भाव को देखा, तो सप्तम भाव को देखा तो यहाँ पर हमको मिला 10 में से 5 अंक। जन्म कुंडली के सप्तमेश को देखा, यानी कि बुध जो धनु लगन में बना था सप्तमेश, और उसके बलाबल को देखा तो हमको मिला था 10 में से 8 अंक। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका कारक शुक्र को देखा, उसके साथ बैठे ग्रह को देखा, तो उसको उसमें मिला था 2.7 अंक। और लग्नेश पर सप्तमेश की परस्पर स्थिति व भावगत स्थिति देखी, तो 10 में से हमको 10 अंक मिल गया। अब हमको सबको जोड़ना है। ठीक है, टोटल जो ये आया वो 40 आया। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो 25.7 आया। यानी कि अगर हम 40 का आधा कर दें तो ये 20 से एक तरीके से ज्यादा हुआ। तो अगर आप सिर्फ लगन से चेक कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर मतलब रुक सकते हैं सिर्फ इतना देखते हुए, तो आपको मोटा मोटी अंदाजा मिल जाएगा कि जातक का वैवाहिक जीवन कैसा है। लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए कि भाई नहीं, मुझे एक तरीके से एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए कि आखिर कितना वैवाहिक सुख रहेगा, तो उस केस में फिर आपको चंद्र कुंडली, शुक्र से सप्तम भाव, अष्टक वर्ग, सभी चीजों को देखना पड़ेगा। तब फिर वो एक्यूरेसी आएगी। तो उस केस में
आप चाहे तो यहाँ तक रुक करके लगन से करके मोटा मोटी अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो फिर इन्हीं नियमों को चंद्र कुंडली से लगाएं और योग का आधा कर दें। अब आधा क्यों? क्योंकि चंद्र कुंडली की महत्ता कम होती है। ठीक है, तो 15 में से हमको चंद्र कुंडली से भी अंक देना पड़ेगा। तो अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या निकलेगा। तो जैसे मान लीजिए चंद्र कुंडली से हमें देखना है कि चंद्र कुंडली से सप्तम भाव और सप्तम भाव को देखने वाले ग्रह कौन से बने। ठीक है, ये हमको चंद्र कुंडली से देखना है, उसमें 10 बिंदु। फिर चंद्र कुंडली के सप्तमेश के साथ स्थित ग्रह को देखना है, और फिर चंद्र कुंडली से लगने सप्तमेश की परस्पर स्थिति वो भावगत स्थिति देखनी है। और इसमें ध्यान रखिए कि कारक इसमें हमने नहीं लिया, क्योंकि कारक शुक्र को हमने पहले ही लगन कुंडली में चेक कर लिया है उसका बलाबल, तो उसको दोबारा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि चंद्र कुंडली से अगर हम सप्तम भाव को देखें, जैसे अभी वही धनु लगन की पत्रिका थी उसी को हमने घुमा दिया, और इनके जहां पे चंद्र बैठा था वो चंद्र कुंडली बना दी। तो अब हम सप्तम भाव को देखते हैं कि सप्तम भाव पे किन ग्रहों का प्रभाव है। तो हमको मिलता है कि भाई गुरु का प्रभाव है। और गुरु यहाँ पर कौन बना? तो कुंभ लगन में आपका गुरु, आप देखिए कि ना तो कोई त्रिकोण का स्वामी बनता है, न 6 8 12 का स्वामी बनता है, वो दूसरे और 11वें का स्वामी बनता है। तो वो जो ऊपर के नियम अभी जो हमने एकदम सबसे शुरू में बात की थी, उसी आधार पर यहाँ पर बिंदु अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, अगर कोई शुभ ग्रह है वो ना तो कोई त्रिकोण का स्वामी बने और ना वो 6 8 12 का स्वामी बने, तो यहाँ पर 10 में से आप 5 अंक इस गुरु को दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गुरु को 10 में से 5 अंक दे दिया। फिर उसके बाद आपका आता है कि इस पे सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रभाव है, चंद्रमा इसको देख रहा है। चंद्रमा कौन? चंद्रमा छठे का स्वामी है। तो हमने बात की थी कि यदि कोई शुभ ग्रह छठे का स्वामी बन जाए, तो उस केस में 10 में से 3 अंक दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने 10 में से 3 अंक दे दिया। दोनों को जोड़ लिया तो 20 में से 8 आया, लेकिन टोटल पॉइंट क्योंकि 10 था तो हमने इसको 2 से भाग कर दिया। ठीक है, समझिएगा कि जितने ग्रह का प्रभाव हो आप उससे अंत में भाग कर देंगे, क्योंकि टोटल यहाँ पर 10 ही है। तो 20 में से भाग कर दिया, तो यहाँ पर भाग किया तो 10 में से 4 हमारा टोटल निकल आया सप्तम भाव की स्थिति। इसी तरीके से हमने सप्तमेश को देखा कि भाई चंद्र कुंडली से सप्तमेश की क्या स्थिति है। तो हमको मिलता है कि चंद्र कुंडली से जो सप्तमेश है उसके साथ आपका शुक्र बैठा है। यहाँ पर देखिएगा कि चंद्र कुंडली से जो सप्तमेश बना ये सूर्य बना, और सूर्य के साथ कौन बैठा है? तो सबसे पहले शुक्र बैठा है, और फिर आपका मंगल बैठा है। अब इन शुक्र मंगल को एनालिसिस करना है कि शुक्र मंगल कौन और इनके पॉइंट कैसे दिए जाएंगे। तो देखिए कि शुक्र को 5 में से 5 दिया गया है। क्यों 5 में से 5 दिया गया है? क्योंकि इस कुंडली में शुक्र त्रिकोणाधिपति है और योग कारक है, और वो किसी भी छठे 8वें 12वें का स्वामी नहीं बनता है। तो उस केस में 5 में से 5 हमने दे दिया। ऊपर के नियम से जो हमने सप्तमेश पर आपको यहाँ पर अप्लाई करते हुए दिखाया था कि सप्तमेश को देखना है, उसी तरीके से करना है। बार बार नियम को हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये जो जन्म कुंडली के सप्तमेश के साथ स्थित ग्रह और ये जो नियम हमने बताए थे शुभ ग्रह हो, वही पॉइंट यहाँ पर अलॉट किए गए हैं, कुछ इसमें नया नहीं किया गया है। ठीक है, इसको बस इसको सम अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको देखिए कि शुक्र के को हमने 5 में से 5 दे दिया। और फिर मंगल को देखना है, क्योंकि मंगल भी एक तरीके से सूर्य के साथ बैठा है। मंगल कौन बना? तो कुंभ लगन में आपका मंगल ना तो कोई केंद्र त्रिकोण का स्वामी बनता है, ना छठे 8वें का स्वामी बनता है। तो यहाँ पर मंगल को हमने 5 में से 1.5 दे दिया। दोनों को जोड़ दिया तो ये आया आपका 6.5 एक तरीके से। और क्योंकि भाई अंक जो है वो 5 ही था, हमको बिंदु 5 ही में से देना था, तो 2 ग्रहों का प्रभाव था तो हमने उसको भाग कर दिया। तो 5 में से आपका यहाँ पर 3.2 पॉइंट निकल आया चंद्र कुंडली से सप्तमेश को अगर हमने देखा। और बलाबल अगर देखना है चंद्र कुंडली से सप्तमेश का बलाबल भी देखा जाएगा। तो भाई वो जो आपका सूर्य है वो एक तरीके से बुध की राशि में है, और सूर्य बुध को सम मानता है। तो हमने सम राशि के लिए पॉइंट अलॉट किए थे कि वो 2.5 अंक आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल अगर हम इसको 10 में से देखें तो यहाँ पर चंद्र कुंडली से सप्तमेश का जो अंक आया वो 5.7 आ गया। फिर उसके बाद आपका आता है लग्नेश और सप्तमेश की परस्पर व भावगत स्थिति। इसमें हमने सबसे पहले लग्नेश को देखा कि वो सप्तम भाव से किस स्थिति में है। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें लग्नेश आपका शनि बना, और शनि जो है वो सप्तम भाव से, क्योंकि शनि एक पापी ग्रह है, तो पापी ग्रह का सप्तम भाव से अगर आप यहाँ से गिनेंगे तो ये शनि 11वें है। तो भाई पापी ग्रह का 11वें जाना तो बहुत अच्छा है। तो हमने भाई यहाँ पर बिंदु लगा दिया। इस शनि का बिंदु अगर हमको लगाना हो तो यहाँ पर हमने शनि को बिंदु दे दिया। एक तरीके से सॉरी, यहाँ पर हमने अभी लग्नेश की सप्तम भाव से स्थिति देखी है।
एक मिनट, लगने, हाँ यहाँ पर देखिए कि ये 1.5 पॉइंट लगा है। कि 1.5 पॉइंट क्यों आए ये भी हम बता रहे हैं। देखिए हम ये मानते तो हैं कि पापी ग्रह वो 11वें भाव में जाए, अच्छा है। लेकिन यहाँ से ये जो पापी ग्रह है ये सप्तम भाव को देखेगा भी, तो उस केस में यहाँ पर अंक कट जाएंगे। जैसे हमने एक आपको नॉर्मल केस में बता दिया कि पापी ग्रह आपके तीसरे छठे 10वें जाए तो अच्छा है। लेकिन अगर मान लीजिए मंगल किसी का छठे जाएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए तुला लगन है और मंगल यहाँ पे छठे भाव में बैठा है, तो कहने को तो ये लगन से अच्छा है, लेकिन यहाँ से मंगल लगन को देख भी लेगा। तो उस केस में अगर वो ग्रह लगन को पर दृष्टि बना ले तो वहां पर नंबर कट जाते हैं। तो उस केस में यहाँ पर हमने 2.5 में से 1.5 पॉइंट दिया है, 2.5 पॉइंट नहीं दिया है। फिर लग्नेश की जो है सप्तमेश से स्थिति देखी कि लग्नेश जो है सप्तमेश से कहाँ है। तो लग्नेश शनि बना, वो सप्तमेश इसमें सूर्य बना। सूर्य से जो ये लग्नेश है वो आप गिनेंगे तो 10वें आ जाएगा। तो पापी ग्रह है, 10वें जाना बहुत अच्छा है। तो यानी कि यहाँ पर 2.5 में से 2.5 दे दिया गया। सप्तमेश की लगन से स्थिति कैसी है, तो भाई अब सप्तमेश कौन बना, तो सप्तमेश एक क्रूर ग्रह है, वो आपका लगन से 8वें गया है। तो कोई भी ग्रह 8वें जाए, चाहे शुभ हो चाहे क्रूर हो, अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने 2.5 में से 2.5 पॉइंट दे दिया इस सप्तमेश को। और सप्तमेश का अगर हम लग्नेश से स्थिति देखें कि सप्तमेश लग्नेश से कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए कि शनि से ये सूर्य आपका चौथे आ गया है। तो इस केस में क्योंकि सूर्य एक पापी ग्रह है, हमको चाहिए था कि भाई ये सूर्य शनि से यहाँ पर बैठता तो अच्छा रहता, या फिर मान लीजिए कि ये जो सूर्य है ये यहाँ पर बैठता तो अच्छा रहता। तो हम इसको बिंदु देते, लेकिन क्योंकि ये चौथे आ गया है और पापी ग्रह का चौथे जाना अच्छा नहीं होता है, तो यहाँ पर 0 मिल गया। ठीक है, अब अगर हमने इसको टोटल कर दिया तो 10 में से हमको जो परस्पर स्थिति के अनुसार ज्ञात हुआ वो 4 हुआ। ठीक है, अब हमने देखा कि चंद्र कुंडली से सप्तम भाव में स्थित ग्रह या देखने वाले ग्रह को निकाला, तो 10 में से 4 दे दिया। चंद्र कुंडली से सप्तमेश का बलाबल निकाला तो 10 में से 5.7 दे दिया। और लग्नेश सप्तमेश की परस्पर स्थिति जांची चंद्र कुंडली से, तो ये आपका आ गया 30 में से 13.7 आ गया। अब हमने याद कीजिए कि बताया था कि चंद्र कुंडली की महत्ता कम रहती है, तो इस केस में हम 2 से भाग करेंगे, क्योंकि भाई लगन की महत्ता हमेशा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, वैसे पॉइंट तो हमने लगन के अनुसार अलॉट कर दिया, लेकिन इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, इसकी वेटेज उतनी नहीं है कि हम इसको 30 की वेटेज दे दें। तो इसको हम अगर एक तरीके से आधा कर देंगे, तो ये जो अंक आया ये आपका 15 में से वही 6.8 पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। तो हमको मिला लगन से जो पॉइंट मिला वो 40 में से 25 मिला था। चंद्र से मिला 15 में से 6.8 मिला था। टोटल जो है वो 55 में से 32 आ गया। ठीक है, टोटल जो अभी आया 55 में से 32 आया। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं इन्हीं नियमों को, क्योंकि इन सबका भी महत्व है। आप चाहे तो यहाँ पर रुक सकते हैं, आपको मोटा माटी अंदाजा मिल जाएगा। जैसे 55 में से 32 एक तरीके से नॉर्मल अंक है, और वैवाहिक जीवन आप बता सकते हैं कि सामान्य दिखता है, ना तो बहुत अच्छा ना तो बहुत बुरा, इस तरीके से आप बता सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा ना एक्यूरेसी चाहिए, तो फिर आपको सभी पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा। तो इन्हीं नियमों को शुक्र कुंडली से लगाएं, और शुक्र कुंडली से यानी कि क्योंकि शुक्र ही विवाह का कारक होता है, तो शुक्र से हमको देखना पड़ेगा कि शुक्र से सप्तम भाव में कोई ग्रह तो नहीं है, और शुक्र से सप्तमेश के साथ कौन सा ग्रह स्थित है, सप्तमेश को कौन देख रहा है, उस शुक्र से जो सप्तमेश बना उसका बलाबल क्या है। तो अब यहाँ पर हमने इसको जल्दी से लगा दिया कि देखिए कि शुक्र कुंडली से अगर मान लीजिए कि इनकी शुक्र कुंडली बनाएंगे, तो सप्तम भाव में 3 ग्रह का प्रभाव है, सूर्य का, मंगल का, शुक्र का। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ शुक्र है जो कि एक कुंडली का कारक बनता है, और वो भी मान लीजिए वो नीच का है, तो उसको भी हम मतलब बहुत अच्छा काउंट नहीं करेंगे, 2 पापी ग्रहों के बीच में है। वो त्रिकोणाधिपति तो बना, लेकिन हम उसको 10 में से 10 नहीं देंगे। तो यहाँ पर शुक्र को 5 मिला। और सूर्य मंगल कन्या लगन के लिए भाई सूर्य 12वें का स्वामी बनता है, मंगल भी अच्छा नहीं बनता है, वो आपका 8वें और तीसरे का स्वामी है। तो उस केस में यहाँ पर सूर्य मंगल भी 0 0 दे दिया। तो अगर इसको हम देखें, और क्योंकि 3 ग्रहों का प्रभाव था तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 10 में से शुक्र कुंडली से जो आया वो 1.6 आया। फिर यहाँ पर हमको सप्तमेश को देखना है कि सप्तमेश के साथ कौन सा ग्रह बना बैठा है। तो यहाँ पर देखिए कि सप्तमेश आपका गुरु बनेगा शुक्र कुंडली से, शुक्र को हमने लगन बना लिया। और उससे देखा तो इसके साथ चंद्रमा है, चंद्रमा 11वें का स्वामी बनता है, वो एक शुभ ग्रह है। तो भाई यहाँ पर 2.5 बिंदु हमने अलॉट कर दिया। ठीक है, शुभ ग्रह अगर 11वें का स्वामी हो तो 2.5। और फिर गुरु का हमने बलाबल देखा, क्योंकि भाई गुरु सप्तमेश है तो उसका बलाबल देखा। तो हमको दिखता है कि गुरु छठे भाव में है, शनि की राशि में है, जो कि उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, जैसे शनि की राशि में सप्तमेश का जाना, वो शनि एक नीरसता का ग्रह होता है वो भी, और यहाँ से गुरु छठे में गया है, ठीक है, शुक्र कुंडली से, तो वो उतना अच्छा नहीं है। तो 5 में से 1.5 टोटल जो आया
वो आपका आया। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो 10 में से 4 आ जाएगा, और इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 10 में से 4 आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर मिला भाई शुक्र कुंडली से सप्तम भाव को हमने देखा तो 10 में से 1.6 बिंदु मिला था। और वही शुक्र कुंडली से शुक्र कुंडली के सप्तमेश के साथ स्थित ग्रह और शुक्र कुंडली के सप्तमेश का बलाबल देखा तो हमें 10 में से 4 अंक मिला। अब ये टोटल जो है ये 20 में से 5.6 आ जाएगा, लेकिन शुक्र कुंडली की महत्ता बहुत कम है, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि 25% है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा होगा कि इन्हीं नियमों को शुक्र कुंडली से लगाए और योग का चौथाई करते हैं। तो यहाँ पर जो भी योग आया था उसको हमने एक तरीके से 4 से भाग कर दिया, तो आपका वही आ गया। आप 5 में से 1.4 आ गया। तो टोटल जो जोड़ा हमने वो 60 में से 33.9 आ चुका है। यहाँ तक हमने लगन से, चंद्र से और शुक्र से देख लिया है। ठीक है, कायदे से तो मोटा माटी आपको यहाँ पर वैवाहिक सुख का अंदाजा लग जाएगा कि भाई जैसे 60 में से एक तरीके से 50 अंक प्राप्त हुए तो जहाँ तक का वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। लेकिन वही बात है ना कि अगर इसमें एक्यूरेसी लानी हो तो इसमें कुछ नियम को और भी ऐड करना बहुत जरूरी है। वैसे तो ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, अगर आपको जैसे थोड़ा रेस्ट चाहिए तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि नियम को मुझे और ऐड करना आवश्यक है, तभी वो एक्यूरेसी प्राप्त होगी। अब देखिए कि नवांश का एक नियम है, बिना नवांश के हम विवाह की क्या ही बात करेंगे। तो नवांश कुंडली में देखिए कि ये लिखा हुआ है कि नवांश कुंडली के किसी भी, यदि मान लीजिए कि पहले भाव में मान लीजिए नवांश कुंडली के दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें और 12वें इन भावों में बैठे ग्रहों को देखें कि इन भावों में कौन से ग्रह बैठे हैं। इसका जो टोटल अंक है वो 8 है। और यह भी देखिए कि नवांश लग्न जन्म कुंडली के किस भाव से आरंभ हो रहा है, इसका अंक 2 है। अभी हम इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला नियम है कि यदि इन भावों में, नवमांश कुंडली में किसी भी भाव में दो पापी ग्रह बैठ जाए, ठीक है, आपने अपनी नवमांश कुंडली खोली और मान लीजिए कि आपको मिलता है कि चौथे भाव में दो पापी ग्रह बैठे हैं या पंचम में दो पापी ग्रह बैठे हैं, तो सीधा 8 में से आपको 0 अंक देना है वहां पर। यदि किसी भाव में दो पापी ग्रह नहीं है और इन भावों में मान लीजिए पापी ग्रह भी बैठे हैं, शुभ ग्रह भी बैठे हैं, तो आप 8 में से 4 दे सकते हैं। अपने बुद्धि से तारतम्य कर लीजिएगा। अगर कोई मान लीजिए किसी भाव में एक पापी ग्रह बैठा है तो कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है, तो होगा ही। इतने भाव में से किसी भाव में शुभ ग्रह बैठे होंगे, कोई पापी ग्रह बैठा होगा, तो आप 8 में से 4 दे सकते हैं। अगर शुभ ग्रह ज्यादा है तो आप 8 में से 6 कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। फिर यदि इनमें से किसी भाव में दो पापी ग्रह नहीं है और यदि इनमें से किसी भाव में दो शुभ ग्रह मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि भाई किसी भी भाव में पहले, दूसरे, चौथे, नवमांश कुंडली के पांचवें, सातवें, आठवें, 12वें भाव में कोई भी पापी ग्रह नहीं है, और फिर आपने पाया कि लेकिन इनमें से किसी भाव में दो शुभ ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे केस में आप 8 में से 6 अंक दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका पूरा खांचा है। यदि दो पापी नहीं मिलता है तो इसमें बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर दो पापी मिल जाए तो फिर नीचे के नियमों को देखने की जरूरत नहीं है, सीधा फिर वो 8 में से 0 अंक लगेगा, उसमें फिर कोई भी इफ बट नहीं लगेगा, इसका ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपका आता है यदि केंद्र त्रिकोण से नौमांश का लगन शुरू हो रहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि नौमांश का लगन किस भाव से शुरू हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपका मेष लगन है और आपका नौमांश का लगन कन्या से शुरू हो रहा है, तो वो अच्छा नहीं, क्योंकि कन्या राशि आपके छठे में पड़ती है। तो नौमांश का लगन यदि मान लीजिए कि केंद्र त्रिकोण से शुरू हो रहा हो तो 2 में से 2 अंक, और यदि मान लीजिए कि दूसरे 11वें भाव की राशि से शुरू हो रहा हो तो 2 में से 1 अंक, और यदि तीसरे, छठे, आठवें, 12वें भाव की राशि से शुरू हो रहा हो तो 2 में से 0 अंक आपको लगा देना है। अब देखिए कि जैसे ये कुंडली है, इसमें हमको देखना है कि पापी ग्रह जो जो भाव मैंने बताया कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, सप्तम हो गया, अष्टम हो गया और आपका 12वां हो गया, इसमें कहीं दो पापी ग्रह तो नहीं बैठे हैं। तो हमको भाई ये नौमांश कुंडली है, इसमें 8वें भाव में मिलता है कि मंगल और केतु बैठे हैं। बस हमारा काम हो गया कि मंगल केतु अगर अष्टम में मिल गए, दो पापी ग्रह अगर मिल गए, तो सीधा फिर हमको 8 में से 0 कर देना है। और देखिए कि जो नौमांश का जो लगन है वो लग्न कुंडली के जो जन्म कुंडली है उसके 12वें भाव से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर भी 2 में से 0 अंक मिलेगा। ठीक है, जैसे इनकी जो पत्रिका थी, जो जन्म कुंडली थी, वो धनु लगन की थी, याद है ना। उसमें जो वृश्चिक राशि पड़ेगी वो आपकी 12वें भाव में आ जाएगी। तो उस केस में, क्योंकि भाई जो नौमांश का लगन है वो 12वें भाव की राशि से शुरू हो रहा है जन्म कुंडली के, तो वहां पर 0 आ जाएगा। तो टोटल जो है ये 10 में से 0 हो जाएगा। तो अगर नौमांश को भी हमने ऐड कर दिया तो ये पॉइंट अब आ गया 70 में से 33। अब देखिए कि ये कितना अंतर ज्यादा हो गया। वही कहना है कि एक्यूरेसी के लिए आपको जो बाकी नेम है उसको भी देखना जरूरी है।
फिर उसके बाद एक नियम आता है कि कालपुरुष की सातवीं राशि भी विवाह का प्रतिनिधित्व करती है, यहाँ पे जाल लिख दिया गया है, इसलिए एक बार तुला राशि को भी देख लें। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे भाई मेष राशि आपको पता है कि वो मस्तिष्क को दर्शाती है, और पहला भाव भी सर को दिखाता है। उस तरीके से जितनी भी कालपुरुष की राशि होती है वो उस भाव के भी कुछ अंश को अपने अंदर समेटे हुए होती है। तो जो तुला राशि होती है वो कह लीजिए कि आपका विवाह का भी थोड़ा सा प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि तुला राशि में कैसे ग्रह बैठे हैं। यदि मान लीजिए तुला राशि में कोई शुभ ग्रह बैठा है, कोई शुभ ग्रह देख रहा है, तो आप 5 में से 5 अंक दे देंगे। तुला राशि में कोई पापी ग्रह बैठा है या पापी ग्रह देख रहा है तो 5 में से 0। तुला राशि में पापी और शुभ ग्रह दोनों का प्रभाव है तब 2.5। और यदि तुला राशि पर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है तब फिर 5 में से 2.5। जैसे इस कुंडली में देखिए, ये जो धनु लग्न की कुंडली थी, इसमें यहाँ पर देखिए कि ये तुला राशि है, इसमें आपका बुध बैठा है, कोई भी पापी ग्रह का इस पे प्रभाव नहीं आया है। तो इस केस में हमको क्या करना रहेगा कि यहाँ पर हम कुंडली में तुला राशि में एक शुभ ग्रह बैठा है और इसको गुरु देख भी रहा है, इस बुध को गुरु देख भी रहा है। तो यहाँ पर भाई हमने तुला राशि को देखते हुए 5 में से 5 अंक लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद एक और नियम है और ये अंतिम नियम है कि वही इसकी भी महत्ता है कि सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक शुक्र के अष्टक वर्ग के बिंदु का भी विचार करना है कि उसको अष्टक वर्ग में कितने बिंदु मिले। यदि मान लीजिए कि आप अष्टक वर्ग सारणी में देखते हैं, अष्टक वर्ग मैंने पहले समझा चुके हैं हम इस चैनल पर, बहुत सी वीडियो अष्टक वर्ग के हैं, आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए सप्तम भाव में 40 से ज्यादा बिंदु है तो आप 10 में से 10 दे दीजिए। यदि 30 से 40 के बीच बिंदु है तो 10 में से 8। 28 बिंदु है तो 10 में से 5, और 28 से मतलब 20 से भी कम है तो 10 में से 2, 16 से कम है तो 10 में से 0। ये आप ध्यान में रखिएगा कि बिंदु कैसे हैं। बाकी आप अपने बुद्धि से तारतम्य कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने इसमें लिखा है कि 28 से कम बिंदु है। ठीक है, 28 का मतलब है कि 5 आप उसको 10 में से दे सकते हैं। आप मान लीजिए 21 है तो 10 में से आप 3 बिंदु उसको अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिंदु का भी महत्व है कि कैसे बिंदु मिले हैं। और यदि सप्तमेश को अपने अष्टक वर्ग में, यानी कि कोई भी सप्तमेश बनेगा, जैसे वृषभ लग्न में सप्तमेश मंगल बनेगा, तो वहां पर देखिए कि अगर उसको सप्तमेश को 7 से 8 बिंदु प्राप्त है तो दो में से 2 अंक। यदि 4 बिंदु मिला है तो 2 में से 1, यानी कि 4 से ये बिंदु आपका 6 के बीच में है तो वही आप 1 दे सकते हैं, 1.5 दे सकते हैं। और 1 से 3 के बीच में बिंदु है तो फिर वहां पर 0 या फिर आधा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 बिंदु है तो आप आधा दे दीजिए। और कारक शुक्र को भी देखिए कि अपने अष्टक वर्ग में शुक्र 7 से 8 बिंदु लेकर के बैठा है तो 3 में से 3, 4 मिला है तो 1.5, और आपका 1 से 3 के बीच है तो आप उसको 0 कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसी कुंडली का अष्टक वर्ग अगर हम देखें तो सप्तम भाव में कितने बिंदु मिले हैं, तो यहाँ पर देखिए कि 28 बिंदु मिले हैं। 28 एक तरीके से एक मतलब कि के लिए सेंटर का पॉइंट होता है। तो 10 में से 5 अंक हमने अलॉट कर दिया। फिर उसके बाद आपका आता है सप्तमेश बुध। सप्तमेश बुध के हमने बिंदु देखे। ठीक है, क्योंकि भाई धनु लगन में सप्तमेश बुध ही बनेगा, तो बुध को हम कहा गया बुध भाई, तो ये रहा बुध आपका। ठीक है, बुध को टोटल बिंदु मिले हैं, यहाँ पर देखिए कि 4 बिंदु यहाँ पर बुध को मिले हुए हैं। तो हम 4 2 में से 1 दे देंगे क्योंकि 4 भी सेंटर पॉइंट आता है। और इसमें कारक शुक्र को भी देखिएगा कि यहाँ पर जो शुक्र है इसको भी 4 बिंदु मिला हुआ है, ये यहाँ पर इसको भी 4 बिंदु मिला हुआ है। तो इस केस में यहाँ पर 3 में से 1.5 पॉइंट हमने अलॉट कर दिया। टोटल जो अष्टक का पॉइंट है वो 15 में से 7.5 आपने दे दिया। ठीक है, अब जो है अब हमको इसको सभी को जोड़ना है, लगन से, चंद्र से, शुक्र से, नवमांश से, तुला राशि से और अष्टक वर्ग से। ये अगर आप इतना कैलकुलेशन करते हैं तो फिर जो है वो जो रिजल्ट आएगा वो एक तरीके से उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। कायदे से तो लगन से, चंद्र से देख लेने पर भी एक मोटा माटी आपको अनुमान मिल जाएगा कि वैवाहिक सुख कितना रहेगा। लेकिन वही है ना कि बाकी पॉइंट भी महत्वपूर्ण होते हैं, कर लेना चाहिए। तो टोटल अगर इसको हमने जोड़ा तो देखिए कि यहाँ पर निकला कि 90 में से विवाह सुख 46.4 आया। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें और ध्यान रखने योग्य हैं, फिर उसके बाद हम इसको बताते हैं कि इसमें एक्चुअल केस क्या रहा और बाकी चीजें कैसी रही। और इसमें देखिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो लगन की महत्ता है ना वो इन सब पे सबसे ज्यादा है। जैसे लगन का जो बिंदु है वो 40 अंक था, चंद्रमा का देखिए 15 है, शुक्र का 5 है, नवमांश का 10 है, यानी ये सब मिलकर के भी लगन को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक है, तुला राशि हो गया। हाँ, ये बात है कि अब अगर सबको मिला देंगे, वैसे अष्टक वर्ग भी वो लगन का ही अष्टक वर्ग है, ठीक है, ये अष्टक वर्ग के बिंदु भी लगन को ही मानेंगे, तो कहने का मतलब है लगन की वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। कम से कम लगन को तो एक बार आपको चेक कर ही लेना चाहिए कि लगन से कितने बिंदु आ रहे हैं। आप चाहे तो सभी नियम लगा के देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ भाई मोडिफिकेशन भी आएगा, ठीक है, ये जो पॉइंट ज्यों का त्यों है, इसमें हमको देखना है कि अन्य और भी कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है। अब देखिए कि ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप ये सारी कैलकुलेशन करते हैं, यदि सप्तम भाव में दो या दो से ज्यादा पापी ग्रह आ जाए, तो योग में -10, जैसे मान लीजिए कि इस कुंडली में जो आपने निकाला वो ठीक है, लेकिन अगर सप्तम भाव में शनि के साथ मंगल भी बैठा होता, ठीक है, सारी गणना करने के बाद आप उसमें से -10 कर देंगे, ठीक है। जैसे पापी ग्रह यहाँ पर होता तो ये हम इसको 36 कर देते, लेकिन दो पापी ग्रह है नहीं, तो हमने कुछ इसमें इसको इस योग को छेड़ना नहीं है। यदि दो या दो से ज्यादा शुभ ग्रह सप्तम भाव में आ जाए, तो जो भी आपका योग निकला है उसमें आप 5 अंक प्लस कर देंगे, ठीक है। अब ये कहाँ से आ गया, क्योंकि हम पहले से ही सप्तम भाव के ग्रहों को ले चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, यदि दो ग्रह का प्रभाव आ जाता है तो वो प्रभाव बूस्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सप्तमेश के साथ दो पापी ग्रह बैठे हैं, तो उस केस में भी आपको -10 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना कि भाई दो पापी ग्रह या दो शुभ ग्रह का असर ज्यादा आता है, ठीक है। फिर देखिए कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सप्तम सप्तमेश दोनों पर वक्री ग्रहों का इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या सप्तम भाव में दो पापी ग्रह या दो शुभ ग्रह का प्रभाव आया, तो नहीं। एक पापी ग्रह का प्रभाव है और एक शुभ ग्रह का प्रभाव है, तो ऊपर के दो नियम हमारे नहीं लगे। सप्तम सप्तमेश दोनों पर वक्री ग्रह का प्रभाव आ जाए, तब योग में -5 कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि जो गुरु है इनका इस कुंडली में, ठीक है, गुरु जो है वो वक्री है, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये वक्री साइन को दिखाता है। वैसे भी ये सूर्य से छठे में है, तो ये वक्री है। तो इस गुरु का प्रभाव सप्तम में है, सप्तमेश पर भी है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अब -5 हो जाएगा। ये दिखाता है कि आपके कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर की वजह से वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कत आ सकती है। इसका ध्यान दीजिएगा कि वक्री ग्रह बहुत ही मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि अगर जन्मा से भी सप्तम में वक्री ग्रह, लगन से भी सप्तम में वक्री ग्रह, कालपुरुष की सातवीं राशि में वक्री ग्रह, तो फिर वो कुछ वैवाहिक जीवन में स्ट्रेंज दिखाता है, कुछ अलग ही कोई केस रहता है, ठीक है। तो उसको भी दर्शाता है। तो अगर सप्तम सप्तम दोनों पर वक्री ग्रह का प्रभाव आ जाए तो -5, और यदि कोई कारक ग्रह, कोई कोई कारक ग्रह, कोई शुभ ग्रह है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई शुभ ग्रह बना, वो कुंडली का त्रिकोण का स्वामी है, वो यदि सप्तम सप्तम दोनों से संबंध बना ले, तो उसका असर बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये हम अलग अलग तो ले रहे हैं, लेकिन अगर किसी एक ग्रह का, और वो कुंडली में शुभ ग्रह है, कुंडली का त्रिकोण अधिपति है, जैसे मान लीजिए इसी कुंडली में ये जो धनु लगन की कुंडली थी, इसमें गुरु एक तरीके से कारक ग्रह बनता है, त्रिकोण अधिपति बनता है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर वो सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों से संबंध बनाया हुआ है वो गुरु, तो आप योग में जो है वो +7 कर देंगे, क्योंकि अगर दोनों से कोई ग्रह संबंध बनाता है तो उसका वेटेज बढ़ जाता है। तो इस केस में यहाँ पर देखिए कि क्या ऐसा हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्योंकि गुरु वक्री था, सप्तम सप्तमेश को देख रहा है, तो हमने इसमें -5 कर दिया था। और क्योंकि यहाँ पर देखिए कि जो गुरु है वो एक शुभ ग्रह है, और वो सप्तम को भी देख रहा है, सप्तमेश को भी देख रहा है, तो यहाँ पर हम ये +7 कर देंगे। तो ये हमने मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है। और उसके बाद ये भी ध्यान रखिए कि यदि कोई पापी ग्रह, एक और नियम है, जिसका संबंध सप्तम सप्तमेश दोनों से आ जाए, तो फिर योग में -10 हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे ये कुंडली देखिए, इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो केतु बैठा है, इसका प्रभाव अगर आप देखिए कि ये मंगल के साथ ये केतु बैठा है, और एक तरीके से सप्तम भाव में बैठा है, तो केतु का प्रभाव सप्तम पे भी है, सप्तमेश पर भी है, और कारक शुक्र देखिए तो वो भी नीच का पड़ा हुआ है। तो मतलब ऐसे वैवाहिक जीवन कोई बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं आ रहा है, मोटा माटी देखने से। पॉइंट तो जब निकलेंगे तब निकलेंगे। तो कहने का मतलब यदि एक पापी ग्रह का, ठीक है, सप्तम सप्तमेश दोनों का प्रभाव आ जाए, तो फिर योग में से आपको -10 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कि ये जो इनका वैवाहिक सुख निकला मॉडिफिकेशन के बाद, वो आया भाई वक्री होने की वजह से गुरु के हमने 5 घटा दी, क्योंकि गुरु का प्रभाव भाव भावेश दोनों पर था, वक्री ग्रह का प्रभाव भाव भावेश दोनों पर था। और अगर एक पे है तो फिर वक्रत्व को इतना कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, एक ग्रह तो सबका वक्री हो जाता है कहीं ना कहीं। और इस +7 और कर दी, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है, कुंडली का कारक है, वो सप्तम को भी देख रहा है, सप्तमेश को भी देख रहा है, तो वहां पर +7। तो मॉडिफाई करने के बाद हमारा जो विवाह सुख आता है, ये 48.4 आता है 90 में से, ठीक है। अब इसमें क्या ध्यान इसमें जो ध्यान रखना वो तो हम अभी आपको बताएंगे। हाँ,
अगर ये वैवाहिक सुख जो हमने अभी यहाँ पर निकाला था 48.4, आप देखिए कि आपने जो निकाला है, ठीक है, यदि ये वैवाहिक सुख आपका 70 से 90 के बीच में आता है, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई देती है, एक बात। यदि 55 से 70 के बीच आता है तो वैवाहिक जीवन अच्छा है, ठीक है। यदि विवाह सुख जो है वो 35 से 55 के बीच में वेरी कर जाता है 90 में से, ऐसा नहीं है कि आप लगन से देखिए और हमको बताइए कि मेरा तो 40 आ रहा है, नहीं, अगर आप वेटेज तब फिर बदल बदल जाएगी। इसका ध्यान रखिए कि टोटल हमने 90 में से लिया है, एक्यूरेसी के लिए आपको पूरा जोड़ना ही पड़ेगा। तो यदि विवाह सुख 35 से 55 के बीच में आता है तो वैवाहिक सुख आपका मध्यम है, और यदि विवाह सुख 15 से 35 के बीच में आता है तो वैवाहिक जीवन एक तरीके से खराब है, वैवाहिक सुख। और यदि बिंदु जो है, जो टोटल अंक है वो 15 से भी कम हो जाते हैं, तो फिर वैवाहिक सुख बहुत ही डिस्टर्ब दिखता है। तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अब इस केस में देखिए कि क्योंकि ये 48.4 आया था और ये 48.4 वही 35 से 55 के बीच में है, अराउंड वही 50 के करीब है, तो ये मतलब मोटा मोटी अच्छा दिखता है वैवाहिक सुख, इतना हम बुरा भी नहीं कहेंगे। जैसे 35 से अगर 55 की जो बीच की रेंज आप लेंगे तो वो 45 हो जाएगा, तो 45 से ये थोड़ा सा अपर हेड है, तो ये मतलब ठीक दिखता है। ठीक है, ये जो केस है, अब इस केस में हम बोलेंगे क्या? ठीक है, क्योंकि अच्छा बुरा तो एक बात हो गई, फलित भी तो करना होगा। जैसे देखिए कि सप्तम में यहाँ पे शनि बैठा है, तो हम कहेंगे भाई वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ड्राइनेस हो सकती है, एक जो शनि का भाई नीरसता है, उदासीपन है, वो आ सकता है। और यहाँ पे देखिए क्योंकि गुरु इसको देख रहा था, सप्तम को देख रहा था, सप्तमेश को देख रहा था, वो एक शुभ ग्रह, तो हम ये भी कहेंगे कि हाँ, आपके वजह से, एफर्ट के वजह से वैवाहिक जीवन चलता रहेगा, उसमें थोड़ा सा बचाव रहेगा, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, तो चीजें लाइन अप होती दिखती है। थोड़ा सा फलित भी करना पड़ेगा कि भाई अच्छा बुरा तो एक बात होगी, लेकिन एक्चुअल केस क्या रहा, तो एक्चुअल केस भी ऐसा था। थोड़ी बहुत ड्राइनेस रही, बाकी आपस में संबंध अच्छा है। कभी जब गोचर उचर हुआ तो मन मुटाव हो गया, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जब गोचर खत्म हुआ, जब आपके पहले से रिश्ते अच्छे हों, तो फिर कोई गोचर और दशा उतना कुछ बिगाड़ नहीं पाती, तो चीजें फिर अपने लाइन पे आ गई। तो इस तरीके से इसको देखना है। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वही जो हम बता रहे थे, यह सिर्फ अंक है, फलित नहीं है। जैसे आपसे पूछेगा ना व्यक्ति कि भाई अच्छा, चलो ठीक है, तुमने बता दिया वैवाहिक सुख अच्छा, लेकिन उसमें क्या अच्छा, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो अच्छा है, तो अच्छे में सबसे ज्यादा बिंदु कहाँ से मिले। तो हमको याद है कि आप देखिए कि इसमें जो दोनों का संबंध था लग्नेश सप्तमेश का, वो बहुत अच्छा था। जैसे जो लग्नेश है वो सप्तमेश से, बुध से वो पंचम गया, सप्तम भाव से आपका ये गुरु जो है वो नवम गया, बुध भी लगन से भैया 11वें है, और गुरु से आपका नवम है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी दिखती है आप दोनों में। जो एक तरीके से जो बनना है, उसको उसको बोलते हैं कि भाई आपस में कितना तालमेल अच्छा है, वो बहुत अच्छा दिखता है। तो ये आप बताएंगे कि तालमेल बहुत अच्छा दिखता है। और जिस ग्रह की वजह से नंबर कटा है, जैसे भाव में एक पापी ग्रह है, तो वो शनि के गुण के अनुसार आप कह सकते हैं कि हाँ, उस वजह से दिक्कत आ सकती है। तो ये आपने इसको तोड़ तोड़ के देखना है कि परेशानी जहां पर अंक कम हुए उस वजह से आपको परेशानी बोलना है, तो उस तरीके से देख सकते हैं। मिलान में भी इसका उपयोग किया जा सकता है कि जैसे आपकी कुंडली के नंबर कितने आए, दो और जो व्यक्ति जिसकी कुंडली मिलाने आई है उसके नंबर कितने आए। हालांकि मिलान के जो पहले के नियम है, जैसे जो पारंपरिक मिलान है और बाकी तरीके का मिलान है, ठीक है, पंट्री सिंगमी हो गई, आपका दो शाम हो गया, वो सब आपको पहले कर लेना है, फिर ही इस पे जाना है, ठीक है। तो अब बस ये ध्यान रखिए कि ऐसा मत कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके अंक तो आए हैं वही 30 के करीब 90 में से, ठीक है, और विवाहिक जीवन के लिए आप ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं जिसका आपको चाहिए कि भाई 70-80 आ जाए, तो वो एक अच्छा मेल नहीं होता है। कहने का मतलब है वो हो भी जाएगा तो फिर वो दिखाता है कि भाई अगर आपका वैवाहिक जीवन खराब है, कुंडली इंगित कर रही है, तो वो खराब ही रहेगा। वो दिखाता है कि आप ऐसा पार्टनर ले भी आएंगे जिसका सबसे अच्छा अंक है, ठीक है। जैसे अगर वेरिएशन बहुत जैसे आपका 30 है, आप पार्टनर लेकर के आ रहे हैं 70 वाला या 60 वाला, तो ये वेरिएशन बहुत ज्यादा हो गया। तो वैसे केस में ऐसा हो सकता है कि वो पार्टनर क्योंकि उसका वैवाहिक सुख अच्छा था, तो वो दिखता है कि तलाक हो सकता है या वो अलग भटकाव की ओर जा सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने पॉइंट के करीब ही का या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का ही पार्टनर लाने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका 45-50 आता है, तो आपका जो पार्टनर होगा उसका मान लीजिए 55-60 हो जाए, या बहुत ज्यादा आपको कम भी जाने की जरूरत नहीं है। तो जो आपका आया है उतना ही अपने पार्टनर का रखने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा हो और आपने उठा लिया कि भाई इसका तो चलो अच्छा आ रहा है तो बस अब मिला देते हैं, वैसा नहीं, ठीक है।
सभी नियमों का प्रयोग किया जाता है तो सटीकता ज्यादा रहती है। जो भाई देखिए, कैलकुलेशन करना, इतना सारी गणना करना माथा पच्ची का काम तो है ही, लेकिन अगर आप ये जो सभी नियम जो हमने बताया था, लगन से, चंद्र से, शुक्र से, नवमान से, और सबकी वेटेज अलग अलग है, तुला राशि से, अष्टक वर्ष से, अगर आप सभी को मिलाकर के बिंदु निकालेंगे जो भी उसका आया है, तो एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। और अगेन, दशा का महत्व, मान लीजिए कि आपने बताया कि वैवाहिक सुख बहुत अच्छा दिखता है, बाकी चीजें हैं, नंबर निकाल के दिया, लेकिन जो करंट की दशा है, मान लीजिए इसी कुंडली में, मान लीजिए वो दशा शनि की चल रही है, तो जिस ग्रह की वजह से बिंदु घट रहे हैं, यदि उसी की दशा चल रही है, तो वहां पर फिर वो वैवाहिक सुख आप निकाल, जैसे मान लीजिए किसी की शादी हुई, आपने इसमें जोड़ जाड़ के बताया कि अच्छा रहेगा, लेकिन पता चला उसकी तुरंत दशा शनि की चलने वाली है, और इसी की वजह से वहां पर बिंदु कटे थे, तो भाई उस दशा तक तो वो वैवाहिक सुख वैसा नहीं रहेगा जैसा आप निकाले। दशा का ध्यान रखा, जैसे मान लीजिए किसी का सप्तमेश बहुत ज्यादा पीड़ित है, और उसी सप्तमेश की दशा चल रही है, आपने ये सारा जोड़ जाड़ के तो निकाला तो बहुत अच्छा आया, लेकिन जब तक सप्तमेश की दशा रहेगी तब तक तो वो वैवाहिक सुख उतना अच्छा नहीं जाएगा ना। तो दशा का भी आपको ध्यान रखना है कि दशा का महत्व होता है, दशा क्या रिजल्ट दे रही है उसको भी आपको देखना है। बाकी आप इस नियम को अपने कुंडली पे लगाइएगा, मुझे बताइएगा कैसा पॉइंट आ रहा है, अच्छा निकला, रिजल्ट आया कि नहीं आया। बस ये है कि कैलकुलेशन उसी हिसाब से कीजिएगा जिस तरीके से मैंने बताई है। आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी प्रश्न इस वीडियो से रिलेटेड है, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बहुत कीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत मैंने इसमें की है इसको बनाने में, और रिजल्ट जो भी आ रहा है मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।